स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग साइंस का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम लोग की बेसिक नीड है जो, और उनमें से कुछ नेचुरल है और कुछ हम लोगों ने बनाई है जो जिसे कहते हैं ह्यूमन मेड। यहाँ हम लोग एक्टिविटी देख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो ये हम लोग को लिस्ट ये भरनी है कि हम लोग की जो डेली नीड्स में जो चीज़ें हैं वो नेचुरल और मैन मेड कौन सी हैं और क्या क्या हैं। जैसे कि इस लिस्ट में आ सकता है एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो ये सब क्या हम लोग को कहाँ से मिलती है? नेचर से। इसीलिए हम लोग इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? कि हम लोग ये नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा यूज़ कर सकते हैं। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है, उसको हम लोग जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको 2 काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है और उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो अनलिमिटेड है, जैसे कि सनलाइट, एयर। और अगला है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनको ख़त्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं तो उनको ख़त्म किया जा सकता है, पर उसकी वजह से हम लोगों को ही बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अब एक्टिविटी 5.2 देख लेते हैं। टेक सम कंटेनर्स। कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उन्हें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम टॉफ़ी से फिल कर देना है। हम लोग को कुछ ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए एक ग्रुप में, या 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स भी हम लोग सब ग्रुप्स बना सकते हैं। लेवल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रैपिडली। तो हम लोग को उनको लेवल कर देना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो सब ग्रुप्स हैं वो दिखा सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन है उसमें लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। तो एक फुल कंटेनर रखना है ईच ग्रुप के लिए टेबल में। और सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट जनरेशन से बोलना है कि जितने भी टेबल्स हैं उनको ले लें। तो ऐसे ही फिर हम लोग को सेकेंड जनरेशन को भी बोलना है, फिर थर्ड जनरेशन को बोलना है। तो जब तक थर्ड जनरेशन की बारी आएगी क्या कोई ईटेबल थिंग बची रहेगी उसमें? एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंज्यूमर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। थर्ड जनरेशन जो है वो ये दिखाती है कि जो अवेलेबिलिटी है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा ये। तो जो आगे की जनरेशन है उसके लिए बहुत कम बचेगा ये। तो क्या पहले की जनरेशन बहुत ग्रीडी है? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर concerned about the coming generations and left something for them। तो हम लोग को कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब कैसे फॉर्म्स होते हैं। तो ये फॉर्म होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी फॉसिल से, और इन्हें कहते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में। आप कोल को देखे ही होंगे या उसके बारे में सुने होंगे। वो मतलब स्टोन जितना हार्ड रहता है और कलर में वो ब्लैक रहता है। कोल भी एक फ्यूल है जो पहले के ज़माने में फूड कुक करने के लिए यूज़ आता था और रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी, इंजन को चलाने के लिए भी यूज़ आता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ आता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और कोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फ्यूल, एज अ फ्यूल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोल स्टोरी कि कोल कहाँ से फॉर्म हुआ। 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते थे और लो लाइंग वेस्टर्न एरियाज होते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। जैसे फ्लडिंग की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ये जो फॉरेस्ट रहते थे ना, ये बरीड हो जाते थे सॉइल के अंदर, मतलब दब जाते थे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट हुई ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हुए और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा जैसे जैसे वो डीपर और डीपर गए। तो हाई टेम्परेचर में क्या हुआ, डेड प्लांट जो रहते थे ना वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हुए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनेशियम। क्योंकि कोल में कार्बन पाया जाता है, स्लो प्रोसेस के ज़रिए डेड वेजिटेशन से ये फॉर्म हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं कोल कार्बोनेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. ये फॉर्म हुआ वेजिटेशन की मदद से, इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। और यहाँ पे कोल माइन भी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये बर्न होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें के लिए यूज़ होते बनाने के लिए, जैसे कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे कोक के बारे में। तो जो कोक होता है वो बहुत टफ होता है और रस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्योर कार्बन होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक जो होता है वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ होता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल टार। तो ये क्या होता है, ब्लैक होता है और एक थिक लिक्विड होता है बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल के साथ। ये मिक्स होता है 200 सब्सटेंसेस का। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries। तो जो कोल टार से जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं हम लोग के बहुत सारे डेली लाइफ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि सिंथेटिक डायर, ड्रग्स, एक्सप्लोशंस, परफ्यूम, प्लास्टिक, paints, etc. etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऑब्टेन होते हैं कोल टार से और ये रिपल और नैनोसेप्टिक बॉल्स यूज़ होते हैं माउथ को रिपल करने के लिए। दिस डेज when a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the rods। तो nowadays पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ कोल टार्स के लिए, रोड्स को पिघलाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल गैस। तो कोल गैस ऑब्टेन्ड होती है इस प्रोसेस में जब कोल को कोक मतलब किया जाता है, बनाया जाता है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से कोक जब बनता है तभी ये प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये फ्यूल के उसमें भी यूज़ होती है जो कोक प्लांट्स के नियर बाय प्लांट्स रहते हैं उनमें।
Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and New York अराउंड 1820। तो ये फर्स्ट टाइम स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए भी यूज़ हुई थी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ अ डे इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन अ लाइट। तो अब ये मतलब हीट के लिए यूज़ होती है, लाइट के लिए नहीं होती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।